आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6। तो पार्ट 6 में हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, कैपेसिटर और साथ ही एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद हम कैपेसिटर की डिफाइन सीखेंगे। कैपेसिटर का प्रिंसिपल हम पढ़े, उससे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस क्या होती है उसके बारे में सीखा। कैपेसिटेंस क्या है, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। आप इस कैपेसिटेंस को C बराबर Q/V के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही इसकी यूनिट आपने फेरेड पढ़ी थी। तो इस तरीके से आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। साथ ही हमने एक स्पेरिकल कंडक्टर लिया था और स्पेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस निकाली थी वो आई थी 4πε0r। और साथ ही हमने डिपेंडेंसी भी देखी थी कि इस स्पेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो स्पेरिकल कंडक्टर की रेडियस r पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने देखा था और यहाँ पे हमने यदि ग्राफ C और R में बनाया था तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आई थी। इसके अलावा हमने अर्थ, जो हमारी एक अर्थ भी एक कंडक्टर है, तो अर्थ की कितनी कैपेसिटेंस हो सकती है वो भी हमने फाइंड आउट की थी, जो कितनी आई थी 711 माइक्रोफेरेड आई थी। हमने कुछ ड्रॉप्स, एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में स्प्लिट किया था और उनके कारण जो कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और चार्ज और क्या कहते हैं अपने चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और रेडियस में जो रिलेशन था वो हमने सीखा था। तो वहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक है ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना चाह रहे हैं। साथ ही कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने क्या किया, यहाँ पर हम दो प्लेट लेके चलते हैं। कंडक्टिंग प्लेट है इस तरीके से, एक प्लेट का नाम दे देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो आप B। ये दो प्लेट है। अभी ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन वास्तविकता में ये किस तरीके से, इस तरीके से। तो कंडक्टिंग प्लेट है, अभी ऐसे नहीं रखी है। इसको अपन देखें तो ये कैसी पड़ी है, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये यूँ पड़ी है, ये प्लेट कैसे पड़ी है, इस तरीके से। लेकिन बोर्ड पे बनाऊंगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा इसको, इस तरीके से। मतलब इसका मतलब है कि ये यूँ पड़ी है। साथ ही ये लाइन भी किसको बता रही है, एक शीट पड़ी है ऐसे, जो आपको इसी तरीके से दिखेगी। ये वाला पोर्शन ही आपको इसमें दिखेगा, इसलिए मैंने ऐसे बना रखा है। बट इसको हम 3D की फॉर्म में बनाए तो ये ऐसे इस तरीके से हो। दो प्लेट है आपके सामने, प्लेट A और प्लेट B। दोनों की दोनों प्लेट कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट है। यानी ये भी किसी मेटल की बनी हुई है और ये भी जिस मेटल की ये बनी हुई है उसी मेटल की वो बनी हुई है। इस प्लेट A पर जो टोटल चार्ज है वो हमने दे रखा है +Q, और +Q चार्ज इसके सरफेस पे है। इस तरीके से हम बता दें इसको कि इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, +Q चार्ज है। इस वाली प्लेट पे हमने चार्ज 0 दे रखा है। अभी 0 का मतलब क्या है कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, या ऐसा कह दूं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूट्रल है। अभी ये कैसी है, न्यूट्रल है। और ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। आपने प्लेट A के नियर बाई प्लेट B को रख रखा है। जैसे ही आप प्लेट B को इसके नियर बाई रखते हैं तो क्या होगा, न्यूट्रल प्लेट में, न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट में इंडक्शन होगा। इंडक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इंडक्शन के कारण क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पास में जो प्लेट रखी है उसकी एक साइड पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और साथ ही दूसरी साइड पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो अब देखो इन प्लेट में यदि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बताना है तो अब आपको जो मैंने पहले सिंगल बनाया था उसी फॉर्म में बनाएंगे, तभी आप बता पाएंगे। क्योंकि मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अभी यहाँ पे शो नहीं कर सकता, 3D है ये। तो इसको अपन 2D में ही ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझा सके। तो मैंने वापस एक लाइन बना दी। ये लाइन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। फिर समझे आप ध्यान से। और इस पे आपने चार्ज कितना दे रखा है, +Q दे रखा है, और ये सारा का सारा चार्ज इस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। और यहाँ पर जो आपने प्लेट रखी है B, इस प्लेट पे चार्ज की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। लेकिन इसके पॉजिटिव चार्ज, प्लेट A के पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका जितना भी चार्ज था, जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, तो सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके इस वाले फेस पे आ जाएगा, और सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा, इसके अपोजिट फेस पे चला जाएगा।
ऐसा क्यों होगा? इंड्यूस इफेक्ट के कारण, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से इस न्यूट्रल प्लेट का जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो सारा अट्रैक्ट होकर इस कोने पर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल होता है, इसलिए वो सारा पीछे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्शन के कारण क्या हुआ कि जो न्यूट्रल प्लेट थी उसका सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और सारा पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया। अब देखो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि जितने माइनस उतने ही क्या होने चाहिए, प्लस। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 ही है, ये 7 और ये 8। तो अब देखो जितना नेगेटिव है उतना का उतना ही पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो ये ओवरऑल कितने चार्ज पर है? अभी भी 0 चार्ज है इस पर, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, इसका मतलब ये कैसी है? न्यूट्रल है। इस प्लेट ए का जो पोटेंशियल है हमने मान लिया कि VA है, और ये प्लेट बी का पोटेंशियल कितना है? VB है। लेकिन यहाँ देखो दो अलग अलग चार्ज है, तो ये जो इधर इस वाली साइड में जो चार्ज है माइनस क्यू, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो मैंने लिखा V माइनस बी, और उधर जो चार्ज होगा उस प्लस वाला, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे V प्लस बी। ओवरऑल पूरे सिस्टम का पोटेंशियल हम देखना चाहें तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि V टोटल इस केस में, इसको फर्स्ट केस देते हैं हम, V टोटल कितना है? यहाँ पे VA है, ये पूरा V है, और इसमें से माइनस क्या हो रहा है? आपका V माइनस बी, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। आपके प्लस के कारण पोटेंशियल यदि VA है तो माइनस के कारण VB होगा, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R, और नेगेटिव चार्ज होता है ये माइनस KQ/R होता है। तो यदि हम प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल माइनस ही होना है। यानी हम समझ सकते हैं कि इस प्लेट पे जो ये चार्ज उत्पन्न हुआ, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस प्लेट ए के जो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये VA में से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के कारण। साथ ही ये वाला प्लस चार्ज यहाँ पे वापस ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के कारण मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि देखो, यहाँ मैंने इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, VA माइनस V माइनस बी प्लस V प्लस बी। यानी प्लेट बी के नेगेटिव चार्ज तो क्या कर रहा है? प्लेट ए के पोटेंशियल को कम कर रहा है, जबकि प्लेट बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है? प्लेट ए के जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज कर रहा है। यानी ओवरऑल ये जो न्यूट्रल प्लेट है, इसका जो भी चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को कम भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है। तो हम यदि नेट इफेक्ट यहाँ पे देखना चाहेंगे, वास्तविकता में प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ये चीज हम चेक करना चाहें तो हमको पता पड़ेगा कि माइनस चार्ज प्लेट ए के पास में है। कौन सा चार्ज पास में? प्लेट ए के माइनस चार्ज पास में। माइनस चार्ज ज्यादा पास में होने के कारण इस माइनस VB की वैल्यू क्या है? ज्यादा है, किसकी तुलना में? प्लस VB की तुलना में, जिसके कारण क्या होगा? VA में से जो वैल्यू घट रही है वो ज्यादा है ऐड होने की जगह। तो हम ओवरऑल देखेंगे कि टोटल जो पोटेंशियल है प्लेट ए का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हुआ हमारे पास? ओवरऑल ये डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि माइनस चार्ज प्लस प्लेट ए के पास में था, जिसके कारण माइनस VB की वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसा हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता V बराबर KQ/स्मॉल r या कैपिटल R यदि कम है तो पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो माइनस चार्ज पास में है तो ये माइनस VB ज्यादा होगा यहाँ, किससे? V प्लस बी से, जिसके कारण VA में से माइनस VB घटाओगे और V प्लस बी जोड़ोगे तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ये VA की वैल्यू घटेगी, क्योंकि V माइनस बी क्या है? यहाँ पे ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसके कारण क्या हुआ? हम जानते हैं कैपेसिटर की ये जो भी कैपेसिटर है यहाँ पे कंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ पर कैपेसिटर क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है कि किसी एक चार्ज प्लेट के पास में, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास में एक न्यूट्रल प्लेट रख देते हैं, तो वो न्यूट्रल प्लेट को रखते ही इंडक्शन इफेक्ट के कारण उस प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जिससे उस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इसमें आगे और कंडीशन लेवे अपन, सेकंड नंबर कंडीशन, इसको थ्योरी में भी लिखेंगे अपन। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव प्लेट जैसी थी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, ये प्लस क्यू चार्ज है इस पर इस तरीके से, और यहाँ पर जो ये माइनस चार्ज वाली प्लेट थी इसमें माइनस चार्ज को मैंने नहीं छेड़ा, जैसा है वैसे ही रहने दिया। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज था इधर की तरफ, इसको मैंने क्या किया, एक तार से ग्राउंड किया।
इस वाले हिस्से को जो सेकंड फेस है प्लेट बी का, इसको मैंने किसी तार से, कंडक्टिंग वायर से इसको जमीन से टच करवा दिया। ये जो जमीन से टच करवाने की प्रक्रिया है इसको हम ग्राउंड करना कहते हैं या अर्थिंग करना कहते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। चीज क्लियर है? अर्थ करने से हुआ क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज जहां पे था वैसे का वैसे ही रहा वैसे तो, लेकिन अर्थ करने से ये हुआ कि इस ग्राउंड में से कुछ नेगेटिव चार्ज फ्लो करता हुआ कहाँ आ गया, इस प्लेट बी के सेकंड पार्ट में आया। ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, ये पॉजिटिव क्या होने लगे, न्यूट्रल होने लगे। यानी अर्थ से, यानी ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज ने फ्लो करके इस प्लेट बी के, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी के जो राइट हैंड साइड में जो चार्ज है उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो इस केस में कंडीशन क्या हुई कि ग्राउंड करने से हमारे पास सिचुएशन ये बन गई कि यहाँ पे तो पॉजिटिव है जो ही है, इसको तो हमने ग्राउंड किया ही नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर जो नेगेटिव प्लेट थी इसमें अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचा है, बाकी सारा का सारा चार्ज कैसे हो गया है, ग्राउंड करने के कारण न्यूट्रलाइज हो गया है। अब मुझे बताओ इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल VA है और यहाँ पर अब पोटेंशियल कितना बचा है, सिर्फ V माइनस बी ही बचा है। V प्लस बी कहाँ गया, क्योंकि ये प्लस वाला चार्ज तो अब क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो गया, जिससे यहाँ पर सिर्फ माइनस चार्ज बच रहा है, जिसके कारण अब जो हमारे पास पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा, तो हम यहाँ पे V टोटल की बात करें इस केस में तो क्या होगा, VA माइनस V माइनस बी। तो अब ये लार्ज अमाउंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि अब तो VA में से V माइनस बी घटाना है। पहले तो क्या कर रहे थे हम, इसमें जोड़ भी रहते हैं यहाँ पर V प्लस बी, यानी इस प्लस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो रहा था उसको हम ऐड भी कर रहे थे और घटा भी रहते, तो ओवरऑल थोड़ा सा ही चेंज आ रहा था किसमें, पोटेंशियल में, जिसके कारण कैपेसिटेंस भी थोड़ी सी ही इंक्रीज हो रही थी। लेकिन ग्राउंड करने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस चार्ज तो सारा का सारा न्यूट्रल हो गया, तो अब ओवरऑल प्लेट ए का पोटेंशियल V माइनस बी से डिक्रीज हो रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज डिक्रीज बाय लार्ज अमाउंट, डिक्रीज बाय लार्ज अमाउंट। तो देखो यदि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया आपका तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, सो C आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी इन वेरी लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई हम यदि किसी चार्ज कंडक्टर के पास में न्यूट्रल कंडक्टर रखते हैं तो न्यूट्रल कंडक्टर के कारण इस चार्ज कंडक्टर की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटर जो C है आपकी कैपेसिटेंस वो इंक्रीज होती है लार्ज अमाउंट में। क्यों, क्योंकि इस प्लेट A का पोटेंशियल लार्ज अमाउंट में डिक्रीज हो गया। और पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो रही है, वो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि C बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन V, चार्ज Q अपॉन V पोटेंशियल। तो अब देखो चार्ज तो आपने बदला नहीं, चार्ज तो आपने प्लस Q ही दे रखा था, प्लस Q है, यहाँ पर भी चार्ज कितना है, ये प्लस Q ही है, यहाँ पर अब चार्ज कितना माइनस। तो चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, चार्ज है जितना ही है। और पोटेंशियल आपका बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, किसका, प्लेट A का, जिसके कारण इस प्लेट A की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटेंस थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल में इस चीज को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखो हम ये डायग्राम आप जब बनाए अपनी कॉपी में तो आप 3 स्टेप ले ले, बोर्ड छोटा है मेरे पास तो मैंने 1 2 3 ऐसे लिए, आप स्टेप बाय स्टेप ले लें। ये जो एक्सप्रेशन है आप प्लेट के साथ वहीं के वहीं लिखें कि भाई आपने क्या किया है, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकाला जो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस भी हल्की सी इंक्रीज हुई। और इस वाली प्लेट के साथ अब फाइनली यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है लार्ज अमाउंट में, जिससे कैपेसिटेंस जो C है वो इंक्रीज हुई है वेरी लार्ज अमाउंट पे। तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो अब इसमें हमको समझने में क्या चीज आई, देखो मैंने आपको एक अर्थ का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला था अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है। इतनी बड़ी अर्थ की रेडियस मतलब 6400 किलोमीटर कि रेडियस वाली अर्थ की जो कैपेसिटेंस आई थी हमारे पास 711 माइक्रोफेरेड ही आई थी। यानी इतने बड़े कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस बहुत कम थी, 711 माइक्रोफेरेड बहुत कम वैल्यू है। तो हम ये देखें कि हम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें जो कैपेसिटर लगा रहे हैं वो तो इतने इतने छोटे से होते हैं। तो इतने छोटे छोटे कंडक्टर्स में फिर कैपेसिटेंस भी क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन कम नहीं होती है, वो किस ऑर्डर की होती है, माइक्रोफेरेड ऑर्डर की ही होती है। तो फिर एक इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटेंस भी इतनी है, इतना सा कैपेसिटर की भी इतनी, ऐसे कैसे। तो हम वही चीज समझना चाह रहे हैं कि
अर्थ की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, दो प्लेट लेके, दो कंडक्टिंग प्लेट लेके एक ऐसा कैपेसिटर बनाया जिसमें उसके साइज को बिना बदले कैपेसिटेंस को क्या करा जा सकता है, लार्ज अमाउंट में इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे? उस प्लेट के इंडक्शन और अर्थिंग के कारण प्लेट ए का पोटेंशियल बहुत अधिक मात्रा में डिक्रीज करके, क्योंकि हमारे को पता है कैपेसिटेंस ओवरऑल डिपेंड किस पे कर रही है, पोटेंशियल पे ही कर रही है, 400 आप बदल ही नहीं रहे। तो पोटेंशियल को यदि हम डिक्रीज कर दे तो फिर आकार बिना बदले कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है। और यही चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो हमने देखो कैसे किया, तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्लेट ली, फिर इंडक्शन हुआ, माइनस इधर प्लस उधर, फिर अर्थिंग की, प्लस नीचे नहीं जाता है, नीचे से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। आप ऐसा मत कर देना कि प्लस नीचे चला गया। ग्राउंड करने पर दो तरीके से ग्राउंड होता है, नेगेटिव प्लेट को ग्राउंड कर रहे हैं तो सारा नेगेटिव ग्राउंड में जाएगा, पॉजिटिव प्लेट को ग्राउंड कर रहे हैं तो नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आके उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। और इसके कारण प्लेट ए का जो पोटेंशियल वी था वो बहुत ही मात्रा में डिक्रीज हो गया, और इस प्लेट ए की जो कैपेसिटेंस थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई बिना किसी आकार में परिवर्तन किए। आप देख सकते हैं प्लेट के आकार में और प्लेट के चार्ज में कोई भी हमने चेंज नहीं किया है। तो ये चीज है। इस थ्योरी को आप अपनी वैसे बुक से भी देख सकते हैं, मैं लिखा देता हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में ही लिखाऊंगा मैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो। तो मैं लिख देता हूं, आप देखें इस थ्योरी को कैसे लिखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ में ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन वी, तो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, व्हेन वी प्लेस्ड अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर व्हेन वी प्लेस टू, हाँ चलो ऐसे लिख लो, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर विद अ न्यूट्रल conductor by some distance, then the negative charge developed on left side of प्लेट, न्यूट्रल प्लेट कह दूं, न्यूट्रल प्लेट जो थी उसकी लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, डेवलप्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ न्यूट्रल प्लेट, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन फारदेस्ट या फिर राइट। देखो नियर बाई साइड लिख रहे हैं तो फिर उधर वाली साइड को फारदेस्ट साइड लिखें, इसको लेफ्ट लिख रहे हैं तो उसको राइट लिख दें। तो राइट साइड ऑफ न्यूट्रल प्लेट ड्यू टू, किसके कारण हो रहा है ये काम, कारण बताएं, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन के कारण ये चीज होगी। यानी इस लाइन को हमने डिस्क्राइब कर दिया पूरा कि व्हेन वी प्लेस ए पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर विद ए न्यूट्रल कंडक्टर बाय सम डिस्टेंस, then the negative charge developed on left side of neutral plate and positive charge on right side of neutral plate due to induction। आगे लिखना चाहें तो अब देखो मिटाना तो पड़ेगा ही, डायग्राम मिटा देता हूं क्योंकि बिना डायग्राम मिटाए मैं थ्योरी यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, तो इसको मिटा देता हूं, आपने ये समझ ही लिया था। आगे बढ़ते हैं अपन। द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, नाम दे देते हैं अपन प्लेट ए, न्यूट्रल प्लेट आपकी प्लेट बी है और जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो कौन सी है, प्लेट ए है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज of it increase the potential of plate A, but since the negative charge of plate A
इज नियर टू प्लेट, प्लेट बी आएगा, सॉरी, नेगेटिव चार्ज किसका, प्लेट बी का, इज नियर टू प्लेट ए इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज so net potential of plate A decreases। देखो हमने सेकंड डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है वो चीज यहां पे क्लियर करी कि भाई नेगेटिव चार्ज प्लेट बी का रिड्यूस कर रहा है पोटेंशियल ऑफ प्लेट है, साथ ही एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज ऑफ इट, मतलब प्लेट बी का पॉजिटिव चार्ज वापस क्या कर रहा है, इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट है। यानी एक प्लेट ए के पोटेंशियल को घटा रहा है तो एक बढ़ा भी रहा है। बट सिंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज नियर, नेगेटिव चार्ज क्या है प्लेट बी का, पास में है किसके, प्लेट ए के, इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी, यहां लिख सकते हो आप, ऑफ बी, सो नेट पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज डिक्रीजेस। यानी कंप्लीटली जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि पोटेंशियल प्लेट ए का डिक्रीज हो जाएगा। Hence its capacitance increases in a small amount, यानी पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज हुआ इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इन ए स्मॉल अमाउंट। किसकी कैपेसिटेंस, प्लेट ए की। अपन ने वहां पे बताया था फॉर्मूले से, V घटेगा तो C बढ़ेगा। आगे अब अर्थिंग की बात लिखनी कि अर्थ कर रहे हैं तो क्या होगा। नाउ तो देखो मैं इसको मिटा देता हूं। नाउ व्हेन वी अर्थड द प्लेट बी, द राइट साइड ऑफ प्लेट बी, earthed the right side of plate B by the help of conducting wire, of negligible capacitance, वो जो वायर जिससे हम अर्थ कर रहे हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं, वो खुद कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता नहीं रखता है, उसकी खुद की कैपेसिटेंस कैसी है, नेग्लिजिबल। ऐसा ही वायर हमने यहां पे लिया। देन द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी न्यूट्रलाइज्ड by the flow of negative charge from ground, यानी प्लेट बी का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ग्राउंड। तो नीचे से ग्राउंड से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा जो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि प्लेट ए का पोटेंशियल अब बहुत ज्यादा मात्रा में डिक्रीज हो जाएगा। हेंस पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए decreases in a very large amount, potential of plate A decreases in a very large amount. Hence therefore capacitance of plate A या कंडक्टर A, प्लेट ए बोलो या कंडक्टर, increases considerably in a large amount. This is the principle of working principle of capacitor. This is a working principle of capacitor, यानी इस तरीके से वर्क करता है कोई भी प्रिंसिपल, इस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये क्वेश्चन तो देखो बहुत रेयरली पूछता है कि प्रिंसिपल लिखो, और आ भी जाए तो आपको बस थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए, बाकी काम तो आपको पता ही है, चित्र बना के आप समझा सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है।
फिर थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख के आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्यों करते हैं ऐसा? बिना आकार बढ़ाए कैपेसिटर का उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम इस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम में लेते हैं। तो अब यहाँ से ये आपके सामने पूरा प्रिंसिपल आ गया कैपेसिटर का। अब हम कैपेसिटर होता क्या है तो वो चीज को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग। तो लैंग्वेज बहुत आसान है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी? तो इट इज ए अरेंजमेंट, इट इज ए अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है। इट इज एन लिख देते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। दो कंडक्टिंग प्लेट में कौन कौन सी? एक तो पॉजिटिवली चार्ज और एक अर्थड नेगेटिवली चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया था सेकंड प्लेट का, तो उस पर ओवरऑल चार्ज कौन सा बचा? नेगेटिव बचा। तो नेगेटिवली चार्ज लेकिन कैसी होनी चाहिए? अर्थड होनी चाहिए। तो अपन तो यहाँ नहीं बता रहे, अपन तो सिर्फ यही बोल रहे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाई अ इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम लिखो, यहाँ पे लिख दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो सेपरेटेड बाई ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी इन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर। यानी हिंदी में बात करें तो संधारित्र कहते हैं इसको। तो संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो समांतर चालक पट्टिकाओं को इस प्रकार रखा जाता है कि एक चालक पट्टिका पे धनात्मक आवेश होता है, दूसरी पे ऋणात्मक, लेकिन वो जो जमीन है, ग्राउंड है, उससे भू संपर्कित होती है। और ऐसा अरेंजमेंट हम जो सेपरेट करते हैं इनको, दोनों प्लेटों के बीच में कोई ना कोई माध्यम हम डाल देते हैं, जिसके कारण उस माध्यम में जो आवेश है, जो चार्ज है, वो स्टोर हो सके और उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो ये चीज़ है कैपेसिटर। देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होंगे? दो प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। पहला कैपेसिटर तो होता है, जैसे एक मैंने बना दिया यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो एक तो होता है कांस्टेंट या फिक्स्ड कैपेसिटर, और एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। एक क्या होता है? वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कैपेसिटर, ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C है। और वेरिएबल कैपेसिटर में यहां पर एक एरो लगेगा। एरो का मतलब क्या है कि इसकी कैपेसिटेंस अब C से बदल सकती है। इसकी वैल्यू, आप कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए जो एरो का सिंबल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट या शो किया है, आपको ध्यान होगा वेरिएबल रजिस्टर होता है या रियोस्टेट जिसको हम कहते हैं, उसमें भी आप जब डायग्राम बनाते हैं या उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका सिंबल इस तरीके से आता है। ये तीर किसको बताता है कि वो समय या वो उस चीज को हम, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फिक्स्ड है, वो वेरिएबल है। अब एक चीज और ध्यान से समझो बेटा, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना होगा? +Q, और नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज होगा? -Q। तो आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर का टोटल चार्ज कितना है, क्या पूछे आपसे कि Q नेट कितना है, तो आप दिमाग लगाएंगे, आप सोचेंगे +Q और -Q 0, तो Q नेट हम कितना लिख देंगे? 0, लेकिन 0 नहीं होता है। इसका जो Q नेट होता है वो होता है +Q। कितना होता है? +Q, क्योंकि हमने
जो कैपेसिटेंस निकालनी है वो किसकी है, फर्स्ट प्लेट की है। आपको ध्यान होगा सेकंड प्लेट को हमने तो न्यूट्रल लिया था। ये जो चार्ज इस पर उत्पन्न हुआ है ये तो इंडक्शन के कारण उत्पन्न हुआ है, और कितना उत्पन्न हुआ है, जितना इस प्लेट पे, यानी जितना चार्ज इस प्लेट पे उतना का उतना चार्ज सेकंड प्लेट पे। तो ओवरऑल आपके पूरी कैपेसिटर पे चार्ज कैपिटल Q प्लस Q है। आप इसको जीरो ना कर दें। आपके किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर पे यदि प्लस और माइनस चार्ज बता रखा है, वो कैपेसिटर है, तो आप बताएंगे कि उस पर चार्ज कितना है, प्लस Q है। आप ऐसा ना करेंगे प्लस Q माइनस Q बराबर जीरो कर दे, ऐसा नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस पूरे कैपेसिटर का चार्ज कितना है, प्लस Q है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इनकी आप ये सब प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो आप इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ध्यान रखें। तो इस वाली प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस सिग्मा। तो इस वाली की क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा। तो ओवरऑल फिर पूछे कि दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो जीरो नहीं है, कितनी है, प्लस सिग्मा है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि भाई हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत जैसे प्रैक्टिकल में पूछने वाला क्वेश्चन है वाइवा का, कि बताओ ये दोनों प्लेट पे इतना चार्ज, नेट कितना है, तो आप जीरो बोलेंगे, गलत हो जाएगा, प्लस Q बोलना है। कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज है वही पूरे कैपेसिटर के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने कैपेसिटर पढ़ा है यहाँ पे, और कैपेसिटर में भी हमने कौन सा पढ़ा है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यहाँ पे देख लिया, हालांकि मैंने इसको कैपेसिटर के नाम से ही पढ़ा है आपको। अब हम, लेकिन इसमें मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो किसकी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये तो आपको ध्यान पड़ गया कि दो प्लेट होती है जिसके बीच में कोई मीडियम से आप उनको सेपरेट कर देते हैं, और इस अरेंजमेंट से आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, साथ ही और कौन कौन से कैपेसिटर हो सकते हैं। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही एकमात्र कैपेसिटर नहीं होता है, हम अलग अलग कैपेसिटर पढ़ते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर भी आता है, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट दे रखा है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी को ही हम पढ़ते हैं, इसी के ही कॉम्बिनेशन हम आगे सीखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। साथ ही किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी तब भी हम वहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल है किस पे, अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर पे, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया या फिर सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होने के बाद। तो अब ये आपके सामने, अब इसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यह काफी आसान टॉपिक है, तो आप इसको तुरंत जैसे ही लेक्चर देखें नोट डाउन करके एक बार रिवाइज जरूर कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ये कैपेसिटेंस तो हर बार पूछता है, एक नंबर में जरूर आएगी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है वो हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाए इस तरीके से। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये ग्राउंड तो कर ही नहीं रहे सर, अरे ग्राउंड ही है, ये किससे जुड़ी हुई है, प्लस से, और ये किससे जुड़ी हुई है, माइनस से। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ये वाली प्लेट तो ग्राउंड हो रखी है, इस पर चार्ज कितना है, प्लस Q, इस पर चार्ज कितना है, माइनस Q। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ये शीट है, ये एक प्लेट है, इस तरीके से कागज की फॉर्म में दिखाई दी आपको, तो इसका कुछ एरिया भी होगा। अरे ऐसे लाइन थोड़ी है, ये ऐसे पड़ी है, पूरी इतनी बड़ी है। तो ये जो शीट है इसका एरिया कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं कि तेरा एरिया कितना है, ए है, इसका एरिया कितना ए है, तो इसका एरिया भी कितना है, ए है। सेम एरिया की दो प्लेट हमने ले रखी। साथ ही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है। और अभी हमने इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं भर रखा है, कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, लिख सकता हूँ ना मैं वैक्यूम है। तो ये वैक्यूम अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे यहाँ वैक्यूम। और वैक्यूम नहीं मानो तो मान लो कि यहाँ पर एयर है। एयर और वैक्यूम वैसे अलग अलग होती है चीज, एयर तो एक मीडियम हो गया,
लेकिन एयर और वैक्यूम के लिए जो हम जो रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं वो उसकी वैल्यू सेम आती है। आप लोगों ने देखा होगा रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए होती है 1 पॉइंट समथिंग और वैक्यूम के लिए भी 1 ही होती है। तो आप एयर ले हो या वैक्यूम ले हो, कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, सेम ही रिजल्ट आएंगे। तो आप मान लो कि इनके बीच में एयर है या फिर क्या है, वैक्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो और क्या माने, बस खूब है। अब देखो इसमें आप लोग एक चीज याद करो, जब चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई 2 प्लेट होती है ऐसी, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स, और ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन, ऐसे 3 रीजन बताए थे। एक प्लेट मैंने पॉजिटिव ली थी और एक प्लेट मैंने कैसी ली थी, नेगेटिव। और फिर इन तीनों रीजन में मैंने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताया था। तो इसमें ई नेट अलग आया था, इसमें ई नेट अलग आया था और इसमें ई नेट अलग आया था। और इस पर चार्ज प्लस क्यू था और इसमें माइनस क्यू था, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा, यानी सेम टू सेम चीज यहाँ पढ़ी थी हमने लास्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ कितना आया था, तो याद करेंगे तो ये 0 आया था। तो यहाँ कितना आया था, ये भी 0 आया था। तो बीचों बीच कितना आया था, कुछ सिग्मा बाई एफ नॉट आया था। आप उस लेक्चर में जाके देखें कि बीचों बीच 2 पैरेलल प्लेट जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज थी एक नेगेटिवली चार्ज थी, के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा अपॉन एफ नॉट आता है। ये कैसा आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इधर इस वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, E1 बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव प्लेट के कारण भी इनवर्ड, तो E2 और E1 दोनों एक डायरेक्शन में होंगे यहाँ पे। तो E2 E1 एक डायरेक्शन में होने के कारण नेट फील्ड कितना आएगा, E1 प्लस E2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी शीट के कारण कितना होता है, सिग्मा बाई 2f0 होता है, और फिर सिग्मा बाई 2f0 होता है। सिग्मा बाई 2f0 सिग्मा बाई 2 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए आई कैप लगा दो वेक्टर। तो वेक्टर में क्या आएगा, आई कैप किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आई कैप जुड़ जाएंगे, सिग्मा बाई f0 आई कैप, अरे आधा आधा जुड़ेगा, एक हो जाएगा। यानी ओवरऑल यहाँ फील्ड कितना मिलेगा, सिग्मा बाई f0। अब बाहर यहाँ 0 क्यों हुआ, ये प्लस चार्ज वाली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती थी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ओवरऑल जब जोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेट, तो E1 प्लस E2 होने की जगह क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, जिससे हमारे को कितना मिलेगा, 0 फील्ड मिलेगा। ये चीज हमने पहले पढ़ रखी है तो हम ये दोबारा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं कि कैपेसिटर तेरे इधर फील्ड कितना 0 और इधर भी कितना 0, और यहाँ कितना सिग्मा अपॉन f0, सिग्मा अपॉन f0। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और वो कितनी है, ये प्लस सिग्मा। आपको पता ना इस पूरे का चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और इस पूरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा। माइनस सिग्मा से कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना। तो अब देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये तो बहुत 1 सेकंड में बना लेना है आपको। ये प्लेट प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ए डी वैक्यूम, इधर बीच में ये कितना सिग्मा बाई f0, इधर प्लस इधर माइनस, इधर 0 उधर 0, लिखो मत लिखो क्या फर्क पड़ता है, हमें किससे मतलब है, कैपेसिटर के बीच में। इधर क्या करना है, कैपेसिटर के बीच में मतलब है, क्योंकि चार्ज स्टोर कहाँ होने वाला है, इनके कैपेसिटर के बीच में स्टोर होने वाला है। तो देखो यहां लिख देते हैं, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the electric field inside the plates of parallel plate capacitor क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन f0, क्वेश्चन 1 सही है बात। सो द पोटेंशियल, अरे क्या लिख रहा हूं, सो द पोटेंशियल ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पोटेंशियल कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, या ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ कोई बच्चा, याद करो बताया गया था
E बराबर होता है V अपॉन डी, फर्स्ट चैप्टर में बताया था E बराबर V अपॉन डी। इसी चैप्टर में बताया E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। अब माइनस डी वी बाई डी आर यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करना है हमें, तो सिंपल फॉर्म में लिखो E बराबर पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला यदि आप जानते हैं तो यहाँ से आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए V बराबर ई डी लिखने में, और ये बड़ा ही आसान है। तो V बराबर आप लिख सकते हैं E इंटू डी। अब आपको इक्वेशन 1 से यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है। तो मेरे को बताओ V कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये D। D क्या चीज है, D वो डिस्टेंस है, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, E इंटू डी है। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया, D आ गया। तो अब हमको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, और अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, V आ चुका होगा। लिखो, सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आएगी, C बराबर चार्ज अपॉन पोटेंशियल। फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V। इक्वेशन सेकंड से V की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पर आपके पास में चार्ज अपॉन पोटेंशियल जैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगी D। अब देखो ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। सिग्मा को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ज इनटू एरिया में। कैसे, हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया में, ऐसे लिख सकते हैं अपन। यानी इस सिग्मा को यहां से अपन किस में बदल दें, Q अपॉन एरिया में, तो हमारे पास ये Q से Q कट जाएगा। तो ये चीज आपको यही कर लेनी चाहिए थी, मैं भूल गया इसको करना, करवा देता हूं। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट लिख दूं यही की इक्वेशन 1। तो यहां पर भी डायरेक्ट वही वाला ही लिखो, चार्ज अपॉन एरिया और ये एप्सिलॉन नॉट, कोई तकलीफ नहीं। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट क्या करो, यही वाली वैल्यू पुट करो। तो चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, चार्ज से चार्ज कट गया, ये चीज ऊपर चली जाएगी। ये चीज जैसे ऊपर गई आपका आंसर क्या आ गया, देखो बच्चों ये कैपेसिटेंस आ चुकी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, या फिर इसको ऐसे लिख लो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। याद करने का तरीका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अरे एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ये क्या है, एरिया ऑफ दैट प्लेट। और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का अंतर है ये, या हम कह सकते हैं कि उनके बीच की दूरी है। तो कैपेसिटर की आपको यहाँ पर क्या मिल गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिल गई। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें, 3 स्टेप है इसके अंदर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पर उस सिग्मा को बदल दो चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, Q अपॉन V। तो आपको V निकालना पड़ेगा, और V निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V बराबर E इंटू डी। तो E की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, V की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी E की वैल्यू पुट कर दो, V आ जाएगा, और V को आप वापस पुट किस में कर दो, C बराबर Q अपॉन V में। आपके सामने कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी पता पड़ रही है, नॉट 1, नोट देखो 1 क्या है कि C प्रोपोर्शनल है एरिया की, यानी ये प्लेट जितनी ज्यादा चौड़ी होगी, इनका एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। सेकंड थिंग, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डी पे, देखो यहाँ से देख सकते हैं, यानी इनके बीच में सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस होगी। चीज क्लियर है, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, एक तो प्लेट के एरिया पे और एक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे। तीसरी चीज जो यहाँ पे डिपेंड कर रही है, C प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे किसको बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन यदि यहाँ पे कोई मीडियम आएगा तो फिर एप्सिलॉन नॉट थोड़ी आएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह
आएगा एप्सिलॉन एम, जो कि मीडियम की परमिटिविटी होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मीडियम है यहाँ पर उस पर डिपेंड कर रहा है ये। तो नेचर ऑफ मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होगा यहाँ पर, आप जो भी मीडियम भरेंगे उसके कारण भी आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही आप कोई मीडियम डालेंगे उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या जो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो हमेशा ही ज़्यादा होगी वैक्यूम से, तो जिसके कारण उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हवा की जगह मैंने भर दिया जैसे कागज, पेपर भर दिया। पेपर कैसा मटेरियल है, एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन ऐसे मटेरियल को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कह रहा हूं। आगे और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से उसको क्या होता क्या। फिलहाल मान लो कि पेपर क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसको मैंने इसमें भर दिया, ठूस के भर दिया, यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में भर दिया। अब ये पेपर बढ़ने के कारण क्या होगा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ेगी, तो 100% बढ़ेगी। आपको कोई से ही मीडियम डाल दो यहाँ पर, कैपेसिटेंस जो वैक्यूम में आई थी उससे तो ज्यादा ही मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम होता तो फिर नई कैपेसिटेंस किस तरीके से आती। तो एक सिंपल हम जनरल केस ले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे यदि वैक्यूम नहीं होती और कोई दूसरा मीडियम होता, जैसे मैं कोई भी मीडियम ले लूँ, पेपर ले लूँ, वैक्स ले लूँ, मिट्टी ले लूँ, कुछ भी ले सकते हैं, माइका ले लूँ। माइका भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या एक इंसुलेटिंग मीडियम है, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक मीडियम लेके केस अपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बहुत आसान है, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखना नए टॉपिक में देखना स्टेप्स वो के वही रहने वाले हैं, एक स्टेप्स ऐड होगा मात्र किसके कारण, मीडियम की प्रेजेंस के कारण। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या लिख दीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, देखो मैं दो शब्द काम में ले रहा हूं यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आप इस शब्द से आप पहले फेमिलियर हो चुके हैं। इसी चीज को हमने रिलेटिव परमिटिविटी कहा था, रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकेप में ले ही जाता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी को हमने एप्सिलॉन आर लिखा था, जिसको हम के भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, के यहाँ पे वो नहीं है 9 × 10⁻⁹ कूलाम का कांस्टेंट, वो नहीं है, के बड़ा है यहाँ पे, कैपिटल के है, ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी। यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का जो रेशियो हुआ करता था वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता था, और इसकी वैल्यू के भी कहलाती थी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते थे। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता क्या है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बताता है। ऐसा मीडियम, देखो हम जानते हैं भाई कंडक्टिंग मीडियम है तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? लेकिन कोई एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम ले ले जो करंट तो कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दें तो वो खुद उसके कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। यहाँ पे ये हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके मैंने यहाँ पर ये ग्राउंड भी कर दिया, चलो ये आपका कैपेसिटर है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज। इस कैपेसिटर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, इस तरीके से प्लस से कहाँ जा रही है, माइनस, यानी इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लिया कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E0 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैंने इसके बीच में कोई प्लेट रख दी अब ये, और ये प्लेट किसकी है, ये प्लेट है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब एक इंसुलेटर है, आप ऐसे समझ लो लकड़ी भर दी मैंने या पेपर भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक तरह का इंसुलेटर है या इंसुलेटिंग मीडियम है, ये मैंने रखा। अब बेटा होगा क्या, इंसुलेटिंग मीडियम में क्या होगा कि ये प्लस के कारण देखना इंड्यूस इफेक्ट होगा, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो माइनस माइनस तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे,
और प्लस प्लस किधर, इस वाले कोने पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, माइनस इधर प्लस इधर, इसके लिए आपको पूरा पोलराइजेशन समझना पड़ेगा। पोलराइजेशन एक तरह से ये पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट के कारण। इस पूरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज था वो इधर इकट्ठा हो गया और पॉजिटिव चार्ज उधर इकट्ठा हो गया। ये पोलराइजेशन किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कैसे होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपके बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, अलग टॉपिक है। अभी तो हमको बस इसका एक इफेक्ट समझना है। तो मैंने आपको बताया कि इधर माइनस और उधर प्लस हो जाएगा। जैसे ही इधर माइनस हुआ और उधर प्लस हुआ, आप यहां से देखिए प्लस से माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और चालू हो गया अंदर के अंदर ही, किसके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसके वैल्यू को क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ उत्पन्न नहीं करता है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, उस इंसुलेटिंग मीडियम को जब हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो उसने क्या किया कि उस एक्सटर्नल फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी उसको ही रिड्यूस कर दिया। यानी यहां पर नेट फील्ड यदि मैं बात करूं तो वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ये जो भी है, E1 E2 जो भी देना चाहते हो दे दो। तो रिड्यूस क्या हुई, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू होगी। यानी ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि रिड्यूस हो गया तो हमको पता है E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी। तो V बराबर क्या होता है, इंटू डी। E घटा तो V घटा, तो C बढ़ा, V घटा ना तो C क्या हुआ, बढ़ा। तो अब समझ में आ रही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम किस प्रकार से कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होने से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस चीजों को लिंक करें आप, कैसे काम हो रहा है। तो हम अब मीडियम की प्रेजेंस में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। क्या होने वाला है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ने वाली है, यहाँ कैपेसिटेंस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपसे पूछता है वाइवा में कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है क्या, फिर आप शक्ल ना देके एक दूसरे की, आपको पता होना चाहिए हाँ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, ये समझ गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक वैल्यू होगी, जिसको हम यहाँ पे K लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इसको, K। और K नहीं लिखूं तो मैं क्या लिख दूं, एप्सिलॉन R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ही कहते हैं हमेशा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अब 2 सेकंड का काम है। यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये चार्ज, देखो बेसिक से चलें। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज बनाए। जैसे यहाँ बनाए, प्लस क्यू यहाँ लिख दे, माइनस क्यू यहाँ लिख दे, प्लस सिग्मा यहाँ लिख दे, माइनस सिग्मा यहाँ लिख दे, ताकि गलती होने के चांस कम हो जाए। यहाँ एरिया ए लिख दे, यहाँ एरिया ए लिख दे, इनके बीच की डिस्टेंस डी कर दें। ये प्लस कर दे, ये माइनस कर, ग्राउंड हो गया। अब आपने क्या भर दिया, मीडियम भर दिया। और मीडियम कितनी का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, K का या फिर एप्सिलॉन R का। हो गया डायग्राम क्लियर। यहाँ पे चित्र बना लो, फिगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, दोनों प्लेट के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट। एक तो ये पैरेलल प्लेट लिख लिख के थक गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम ही बहुत बड़ा। तो ई मीडियम कर दूं, अरे भाई मीडियम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे आने वाला है, मीडियम वाला आने वाला। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन एम आएगा। अब ध्यान से सीखो बेटा, यहां से काम पड़ेगा अपना। हमको पता है K, चूंकि K बराबर एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या इसकी फॉर्म में। एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, इसको ऊपर ले आओ। तो K एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, K इंटू क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन लिख, यहाँ लिख दूँ क्या, तो लिख दो सिग्मा अपॉन ये क्या हो सकता है, K एप्सिलॉन नॉट। वापिस वैल्यू किस में आ गई, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम में आ गई। हमको इसको बदलना होगा, बिना बदले हम कंपेयर कैसे करेंगे जो पिछला कैपेसिटेंस निकाली उससे, क्योंकि पिछले कैपेसिटेंस में कौन था, एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन एम को K इंटू एप्सिलॉन में बदलते हैं आप।
यहां से के देखें एप्सिलॉन इससे मल्टीप्लाई होकर एप्सिलॉन एम बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ चार्ज आपका कितना है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, इसको भी बदल दो, चार्ज अपॉन एरिया के एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 1। सो पोटेंशियल, फटाफट सेकंड स्टेप, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल V बराबर होगा E इंटू डी, लेकिन E कौन है, अभी मीडियम वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में और D, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है Q अपॉन A और क्या K एप्सिलॉन और ये इंटू D, इक्वेशन नंबर 2। क्या कोई स्टेप बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल निकाला और पोटेंशियल के बाद क्या आएगी अब, सो कैपेसिटेंस। अब देखो जितनी बार ज्यादा बार करोगे उतने स्टेप उतनी थ्योरियाँ कम होती जाएगी। थ्योरीज पहले बार फर्स्ट बार जब मैंने लिखा तो मैंने पूरा लिखा था, सो पोटेंशियल ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या जरूरत नहीं है, अब सब सीख गए हम कि पोटेंशियल किसका है, उस कैपेसिटर का ही है, कैपेसिटेंस भी किसकी निकल रही, उसकी निकल रही, भाई जो चीज पढ़ रहा है उसी की तो होगी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, अब इस कैपेसिटेंस को मैंने नाम दे दिया सी डेस, क्योंकि ये नई आने वाली। सी तो किसकी थी, जब यहाँ पे कुछ नहीं था तब सी थी, तो अभी नया क्या आ गई, सी डेस। तो सी डेस बराबर चार्ज अपॉन वी, फॉर्मूला क्यू अपॉन वी, सी का फॉर्मूला होता है, वी की वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया, चार्ज अपॉन इस वी की वैल्यू देखो, चार्ज इंटू डी अपॉन ए इंटू के एप्सिलॉन, तो क्यू से क्यू कट गया, ये ऊपर जाएगा पूरा, ए इंटू के एप्सिलॉन अपॉन डी। अब इसको तरीके से लिख लो, तो सी डेस कितनी आ गई, सी डेस देखो के आगे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और फिर ध्यान से देखो बच्चों, ये के और ये चीज तो कौन है, ये तो सी है, ये क्या है सी, तो सी डेस बराबर क्या आ गया, के सी, सी डेस बराबर क्या आ गया, के सी, यानी सी डेस मीडियम के अंदर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पुराने टाइम की जो कैपेसिटेंस थी जब मीडियम नहीं था उसकी के गुना हो गई, कितनी गुना बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई। तो जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम डालोगे उतना ही गुना बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल माइका तेरे लिए के की वैल्यू कितनी होती है, तो किसी ने बोला 6 होती है, कितनी होती है 6, तो बताओ कि माइका की शीट रखने पर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाएगी, तो मेरे को बताओ कितने गुना बढ़ेगी, 6 गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, 1 नंबर में ये पुरानी वाली जो वैक्यूम है वो निकालने के लिए कह देगा, उसके साथ में फिर क्वेश्चन ऐड करेगा कि इफ अ प्लेट ऑफ माइका इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो नई कितनी है, अब इतना करने की जरूरत कहाँ है, वो कितनी की है पता लगा लो, माइका का उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि के कितना है, 6, डायरेक्ट लिखो सी डेस बराबर के सी, के 6 है तो सी डेस बराबर 6 इंटू सी, और सी आपको देगा वहां पे वैल्यू इसकी एरिया और डी की, प्लेट का एरिया कितना है, डी कितनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप जब याद करेंगे तो आपको हर चीज आएगी, सी भी निकल जाएगा, सी डेस भी निकल जाएगा, आपका जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये बन के आएगा वो हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब उठाएं, एनसीईआरटी की किताब के पीछे के क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ही होगा, 10, 11, 12, 14 तक देखना आप, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सोल्व करना उनको, देखा आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं किसका, पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। चलो आगे चलते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीछे एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमें ये करना चाहिए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर देखो कैसे आएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हम जो 2 प्लेट ले रहे थे वहां पर, अब यहाँ प्लेट नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें क्या लेनी है, स्फेरिकल शेल लेनी है। एक स्फेरिकल शेल है और इसके बाहर एक और स्फेरिकल शेल है, तो पेयर तो होना ही चाहिए। 2 प्लेट थी तो यहाँ पे भी स्फेरिकल शेल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। थोड़ी स्फेरिकल बननी नहीं है, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फर्स्ट वाली जो स्फेरिकल शेल है
इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस कितनी है, बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा अंदर वाली जो प्लेट है इस पे चार्ज कैसा उत्पन्न कर रखा है, माइनस इंड्यूस के कारण, और बाहर वाली प्लेट पे चार्ज कितना दे रखा है, प्लस प्लस। तो कैपेसिटर में है तो दो चार्ज बनाने ही पड़ेंगे, और अंदर वाली प्लेट को ग्राउंड कर रखा है। अब यहाँ ग्राउंड तो मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन ग्राउंड हो रखी है। बाहर कितना चार्ज है, प्लस की, और यहाँ कितना चार्ज है, माइनस की। बाहर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लस सिग्मा, तो अंदर कितनी, माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यू, अंदर यू, सही है ऐसे। अब हर जगह बना दो ना, क्या दिक्कत है। इस तरीके से प्लस से माइनस की तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अच्छा यहाँ पर अपन एक बात करें, अब यहाँ पर ये वैसे इस पूरे क्वेश्चन के आने की चांस ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर तभी सोल्व हो सकता है जब आपको गाउस की थर्ड एप्लीकेशन आती हो। थर्ड एप्लीकेशन आपके सिलेबस से हट चुकी है, यानी स्फेरिकल सेल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। तो यहाँ पर उस टॉपिक के बिना ये सोल्व होना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाउस का लॉ यहाँ पे काम करेगा। तो देखो मैंने अंदर वाली जो प्लेट है इसको एनक्लोज किया, यहाँ पर एक छोटा सा स्फेरिकल सेल और बनाया, एक स्फेरिकल सरफेस बनाया। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पर है, बड़े वाले स्फीयर और अंदर वाली जो स्फेरिकल सेल है, बाहर वाले स्फेरिकल सेल और अंदर वाले स्फेरिकल सेल के बीचों बीच में। और इसकी रेडियस मैंने मान ली कि भाई ये कितनी रेडियस का है, आर का है। कितनी का, आर का, यानी आर किससे छोटी है, बी से, और किससे बड़ी है, ए से। ये चीज तो क्लियर है यहाँ पे। और इस आर रेडियस वाले स्फेरिकल सरफेस में, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी के क्यू, चार्ज कितना है क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर का स्क्वायर। तो ये कहाँ से लिखा भाई, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस। तो ये आप डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि ये आपने वहाँ पढ़ा नहीं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ लिख देते हैं। ये आप कर दो इक्वेशन नंबर 1, और आपका काम कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अब आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चाहिए होता है, उसके बाद तो पोटेंशियल निकलता है सीधे कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल कितना होगा, सो पोटेंशियल V को कैसे बताया कि V बराबर, देखो फॉर्मूला होता है माइनस। अब देखना बेटा कहां से आ रहा है फॉर्मूला, तो आपने ऐसे पढ़ा था, E बराबर माइनस dV बाई dr, लेकिन dr को इधर लिया हो तो ये हो जाएगा EdR बराबर माइनस dV, माइनस को इधर लिया हो तो माइनस EdR बराबर dV, इंटीग्रेशन कर दूं तो dV इंटीग्रेशन बराबर माइनस इंटीग्रेशन EdR, क्लोज इंटीग्रेशन है तो क्लोज, क्योंकि आपका सरफेस कैसा, स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है, क्लोज होता है, तो क्लोज। फिर देखिए ध्यान से, dV कितना हो जाएगा V, dV का इंटीग्रेशन क्या होगा V, तो V बराबर माइनस इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन EdR। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपके सामने, या मैं लिख सकता हूं इसको, V बराबर क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन EdR। E कितना है, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर dr। लेकिन मेरे को R थोड़ी चाहिए स्फेरिकल, मेरी स्फेरिकल सेल कितनी रेडियस की, A से B तक, तो मेरे लिमिट आ गई A से B। मुझे तो मेरे इन दोनों स्फेरिकल सेल जिससे मैंने कैपेसिटर बना रखा है उसके कारण चाहिए ना पोटेंशियल। तो मेरी अंदर वाली स्फेरिकल सेल की रेडियस कितनी है और बाहर वाली कितनी B, तो मेरा गाउसियन सरफेस भी कैसा होगा, A से B तक होगा। कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू यहाँ पे बाहर निकल गया, माइनस के क्यू बाहर आ गया। 1/r का जो इंटीग्रेशन किया वो आता है माइनस 1/r, कितना आता है 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/r। याद करें ये A और ये B, लिमिट लग गई। अब पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो आप, और जैसे आपके पोटेंशियल की वैल्यू आ जावे आप क्या करें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा कि C बराबर Q/V निकाल लेवे। तो देखो ऊपर से मिटा देवे, अब आप आगे बढ़ जाओ। देखो यहां से V कितना है, इस K को खोलो, 1/4πε। कब से ये K ऐसा बना हुआ है, इसको ऐसा बता लो भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, कैपिटल Q अंदर क्या आया 1/B माइनस 1/A। एक बार B रखा R की जगह, एक बार A रखा R की जगह, ये आ गया। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2।
सो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी आपके सामने आ रहा है, और ये आपसे वो पूछ सकता है लेकिन नहीं पूछेगा क्योंकि गॉस लॉ आपने पढ़ा ही नहीं। गॉस लॉ नहीं पढ़ा तो आपको क्या ध्यान क्या होता है। चलो आगे मिटा दो इसको, तो आसान था ये, देखो तरीका। तो C बराबर कितना आ गया, Q अपॉन V। Q कितना है, Q है, V कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अंदर कितना है 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। Q से Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे AB आएगा, AB कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा A माइनस B। तो ये थी C। तो आसान है, तरीका वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जावे तो पोटेंशियल निकाल लो, और पोटेंशियल पता चल जावे तो C निकाल लो। एक और टॉपिक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वो आपके लिए होमवर्क है, वो कैसे करेंगे अपन उसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला सब आपको निकालना है। मैं बस आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा यहाँ पर, वो आप देखें। तो देखो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनाए, एक सिलेंडर ले लिया और इसके चारों तरफ एक बड़ा सिलेंडर ले लिया इस तरीके से। कंडक्टिंग मटेरियल का बने हुए हैं ये दोनों सिलेंडर, और अंदर वाले सिलेंडर तेरी रेडियस A और बाहर वाले सिलेंडर तेरी रेडियस B। अंदर वाले का चार्ज माइनस 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 माइनस, बाहर वाले का चार्ज प्लस 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 प्लस। ये तेरा चार्ज प्लस Q, ये प्लस Q, अंदर माइनस Q प्लस सिग्मा माइनस सॉरी ये माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्लस से माइनस। अब बेटा ध्यान से देखो कि गाउस की एप्लीकेशन है ये। सिलेंड्रिकल वायर के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनाने के बाद हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है किसी वायर के लिए वो कितना होता है। या मैं कोई एक्सिस बना दूं यूं, तो आप इस एक्सिस को एक वायर समझो, तो आपको ध्यान पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। या हेडिंग डाल दो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाई आर। किससे, बाई गॉस फर्स्ट एप्लीकेशन 2k लैम्डा बाई आर। या फिर इसको लिख सकते हैं आप 4 पाई एप्सिलॉन से बदल दें तो 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन आर। 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया तो 2 बचा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। ये भी किसकी वैल्यू है, ये की इक्वेशन 1। और ये कब आएगी, जब आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनाएंगे। कितनी डिस्टेंस का, आर का। यानी आपको यहाँ पर जैसे ए और बी के सिलेंडर बनाए वैसे आर डिस्टेंस का क्या बनाना पड़ेगा। जैसे वहाँ दोनों स्फीयर के बीच में हमने क्या माना था, एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस माना था, उसी प्रकार दो सिलेंडर के बीच में यहाँ पे भी क्या मानना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगा, रेडियस आर का। और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये। अब आपका काम है वी निकालना। वी निकलेगा इससे माइनस ई डी आर से, और लिमिट क्या हो जाएगी, ए टू ए से बी। वापिस वो का वही। अब यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर लिखना है। और ध्यान रहे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन तो बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, लेकिन बचेगा क्या 1 अपॉन आर। और 1 अपॉन आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log आर। क्या होता है, log आर। और log आर में आर की जगह फिर आपको क्या पुट करना है, बी और है, तो log बी माइनस log है, आपके पोटेंशियल आ जाएगा। और फिर आपको सी निकालनी, तो क्यू अपॉन वी। लेकिन आप ध्यान दें आपके क्यू नहीं है इस पूरे स्टेटमेंट में, तो लैम्डा को किस में बदले, उसके चार्ज और लेंथ में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। मान लेना कि इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो ये लैम्डा क्या बन जाएगा, यही लिख दो क्यू, और ये आ गया नीचे एल, कोई दिक्कत, ये आ गया। अब आप डायरेक्ट पुट करो तो क्यू से क्यू कट जाएगा, और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो 2 पाई एप्सिलॉन, ये नीचे ही रहेगा ऊपर आ जाएगा।
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और साथ में इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है 1/r। आर तो कहाँ से आएगा, आर तो क्या बन गया log r, तो अपने पास आएगा ये इसका q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log b माइनस log है, तो log b अपॉन है, log b अपॉन है, ऊपर जाएगा तो log a अपॉन b, तो अपॉन में नीचे आ जाएगा log b अपॉन a। तो इस तरीके से आपके ये रिजल्ट आएगा यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन है। तो आप इसको पूरा सोल्व करें, उसके बाद आप पोटेंशियल निकालें, फिर कैपेसिटेंस निकालें। आपके ये क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है आपसे, क्यों, क्योंकि आपको गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाई है, तो ये आप करेंगे। तब तक के लिए आज के बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, साथ ही किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि वैसे ये सिलेबस से हट ही जाएगा तो ज़्यादा अपन इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे, वो है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, साथ ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इनटू कनेक्टेड कंडक्टर्स। इन 2 कंडक्टर के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर या जो चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है और कितनी एनर्जी उस समय स्टोर होती है, वो सारी चीज़ हम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।